नमस्कार, ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केतु महादशा के बारे में। आप ही में से एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि राहु केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है, लेकिन क्या हम ये बात मान सकते हैं कि छाया ग्रह होने पर भी राहु केतु का प्रभाव हमारे जन्म पत्रिका में सबसे अधिक देखा जा सकता है। केतु की महादशा जिससे बहुत से लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, और कलेक्टिवली अगर आप सब लोगों का फीडबैक लें केतु महादशा के बारे में, तो ज्यादातर लोग इसको नेगेटिव ही मानते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचे, आपको अपनी जन्म पत्रिका में केतु की पोजीशनिंग तो देखनी ही है, साथ में ये भी चेक करना है कि केतु किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। क्योंकि जब भी किसी ग्रह की महादशा शुरू होती है तो ना केवल उसकी पोजीशनिंग बल्कि वो किस नक्षत्र में है, कहां पर दृष्टि दे रहे हैं या कौन से ग्रहों से दृष्ट हो रहे हैं, किसके साथ युति बनाकर बैठे हैं, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो आइए शुरू करते हैं केतु महादशा का क्या फल रहेगा सभी अंतर्दशाओं के साथ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि हर प्लैनेट का अपना गुण स्वभाव होता है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर महादशा आपके जीवन में शुरू होती है तो उस प्लैनेट से जुड़े गुण स्वभाव आप में भी देखने को आते ही आते हैं। हमारे पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष्णु जी को यह मालूम पड़ा कि स्वरभानु नामक राक्षस अमृत लेने की कतार में खड़ा है, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला के स्वरभानु का सिर और धड़ अलग कर दिया। तो सिर का जो हिस्सा था वो राहु और धड़ का हिस्सा बना केतु। तो इसका क्या अर्थ है? यानी कि राहु के पास बुद्धि है, लॉजिक है, ब्रेन है, माइंड है, लेकिन केतु के पास ब्रेन नहीं है, यानी केतु को हेडलेस प्लैनेट भी कहा जाता है। उसमें इमोशंस है, वो चीजों को फील कर सकता है मगर लॉजिकली माइंड अप्लाई नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब भी किसी व्यक्ति की केतु की महादशा शुरू होती है तो उसे जीवन में हर तरीके से एक खालीपन, कंफ्यूजन, डिटैचमेंट और इन अप्रोप्रिएशन का भाव उस व्यक्ति के अंदर आने लगता है। हमारी जन्म पत्रिका में जहां भी केतु स्थित होते हैं उस पर्टिकुलर भाव को हम अपने पिछले जन्मों में काफी भोग चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं, इसलिए उन भावों के प्रति हमारा ज्यादा रुचि नहीं होती, ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। और जहां पर केतु और उसी के ऑपोजिट राहु बैठते हैं, जहां भी राहु बैठेंगे वहीं पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। तो क्या इसका अर्थ है कि जब केतु की महादशा चलेगी तो क्या व्यक्ति टोटली डिटैच्ड फील करेगा या फिर कैसा फील करेगा? ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, तो आज हम उसी को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है और उसी में अलग अलग अंतर्दशाएं भी आती हैं। तो आइए धीरे धीरे सभी अंतर्दशाओं के बारे में जानते हैं। केतु की दशा से पहले बुध की दशा चल रही होती है, जिसके बाद केतु की दशा आती है। तो बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं और एक प्रिंस माने जाते हैं ज्योतिष में, यानी कि आपके अंदर खूब एनर्जी होती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं जीवन में और हमेशा हर चीज में आगे होते हैं, आगे बढ़कर काम करते हैं। लेकिन जैसे ही बुध की दशा खत्म होती है तब शुरू होती है केतु की दशा। और केतु में केतु ही पहले 4 महीने 27 दिन तक रहते हैं, यानी केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा 4 महीने और 27 दिन तक चलती है। अब ये जो पीरियड होता है इसमें आप वही जो एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था कि जब आप एक कार में जा रहे हैं तो जो महादशा का प्लैनेट है वो ड्राइवर है और आप पीछे बैठे पैसेंजर हैं। तो जब महादशा चेंज हुई तो ड्राइवर चेंज हुआ। तो पहले बुध आपके ड्राइवर थे और अब बन गए केतु, और केतु को हम क्या कहते हैं? हेडलेस प्लैनेट। तो जब केतु आपके जीवन को चला रहे हैं तो आप में केतु के स्वभाव और गुण आना निश्चित है। तो यानी कि जब केतु की दशा शुरू होती है तो व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा कुछ आकस्मिक घटना होना, यानी कुछ घर परिवार में ऐसा कोई इवेंट होना या उसी के खुद के जीवन में कुछ ऐसा इवेंट होना जो कि उसको हिला के रख दे,
ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है और उसी कारण वो व्यक्ति एकदम से अंदर से दुखी, अकेला या डिटैच फील करने लगता है। तो ये जो 4 महीने का पीरियड होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी पीरियड होता है, क्योंकि आप एकदम से बुध की दशा से बाहर निकल कर केतु में आ रहे होते हैं। तो वो जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड होती हैं, अनसर्टन होती हैं। तो इस पीरियड में व्यक्ति को सब कुछ ऐसा लगता है जैसे उसका जीवन पलट गया है या कि उसकी बिल्कुल सोच ही बदल गई है। जितना वो एक्टिव पहले फील करता था अब वो उतना एक्टिव फील नहीं करता। इंटेलिजेंस में भी कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, कॉन्फिडेंस में भी लो फील करते हैं। तो एक तरह से जीवन एक डिफरेंट ही मोड़ ले लेता है। और जब ये केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा खत्म होती है तो शुरू होती है केतु में शुक्र की अंतर्दशा, जो कि 1 साल 2 महीने चलती है। अब देखिए, केतु और शुक्र में दोस्ती तो है नहीं, ये फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं माने जाते हैं। तो आपको जब भी अंतर्दशा को चेक करना है महादशा के साथ, तो आपको पहली बात तो ये देखनी है कि क्या ये दोनों मित्र हैं, और यानी अगर मित्र नहीं है तो कहीं ना कहीं जो भी प्लैनेट की अंतर्दशा चली है उसके जो कारकत्व हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। अब शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, प्लेजर्स हैं, भोग विलास है, सुंदरता है, ब्रांड्स हैं, हमारे जीवन में स्त्रियां हैं, जो भी लेडीज हमारे आसपास हैं वो शुक्र ही उनको सिग्निफाई करते हैं। तो जब केतु और शुक्र एक साथ आए दशा अंतर्दशा में, तो खास तौर पे जो रिलेशनशिप्स हैं वहां पर बहुत ज़्यादा इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। यदि आप किसी के साथ कोई लव रिलेशनशिप में थे या शादी में थे तो वहां पर आपकी बहुत अनबन होना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोगों के इस समय पर डिवोर्सेस होने के चांसेस होते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जो कि आपका नाम खराब करे आपकी काम की जगह पर, या फिर उससे कोई ऐसी लड़ाई झगड़े हो जाएं जिसके कारण आपके बीच में बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं और आपको नुकसान झेलना पड़े। तो खासतौर पे जब भी शुक्र की अंतर्दशा आती है तो ऐसे फल देखने को मिलते हैं। तो इस पीरियड में आपको केयरफुल रहना होता है कि खासतौर पे लेडीज से जुड़े जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप केयरफुल रहिए, हर किसी पर भरोसा ना करिए। कई बार धोखे भी होते हैं इस पीरियड पे, तो शुक्र का भी पीरियड थोड़ा सा ट्रिकी होता है। शुक्र की अंतर्दशा के बाद आते हैं सूर्य। तो अब आया केतु की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा का पीरियड। तो अब सूर्य क्या डिनोट करते हैं ज्योतिष में? सरकार, हमारा नेम फेम, पिता से हमारे रिश्ते, सरकारी जो भी काम होते हैं। तो जब भी केतु और सूर्य आते हैं तो अगेन केतु और सूर्य आपस में फ्रेंडली नहीं है। इसे हम ज्योतिष में ग्रहण योग भी बोलते हैं, जब सूर्य और केतु इकट्ठे हों। तो अब देखिए इसका फलित कैसे होगा। केतु क्या करते हैं, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो उसकी जो क्वालिटीज होती हैं उसको जला देते हैं। तो सूर्य की क्या क्वालिटीज हैं? कॉन्फिडेंस, ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज, और आगे बढ़कर हर चीज में अपना दायित्व निभाना, या किसी से इतना प्राइडफुल होना कि आप किसी के सामने झुकते नहीं। तो जब केतु के साथ सूर्य आते हैं अंतर्दशा में तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपको अपनी प्राइड छोड़नी होती है, यानी अपनी ईगो को आपको मारना होता है या खत्म हो ही जाती है किसी न किसी कारण से। जैसे कि यदि आप कहीं काम करते हैं तो जो आपके बॉसेस हैं वो भी सूर्य हैं, तो बॉसेस से कहीं ना कहीं परेशानियां आना, या फिर आपकी कुछ ना कुछ ऐसे ईगो क्लैशेस हों अपने ही कामकाज करने वालों से, या घर पर अपने पिता से आपके मतभेद होना, पिता की सेहत में कमी आना। ये सब जो भी घटनाएं हैं ये आप केतु और सूर्य की अंतर्दशा में देख सकते हैं। तो इस समय पे हमें खास ध्यान रखना होता है कि कभी भी हम अपनी ईगो के कारण अपने रिश्तों को खराब ना करें, चाहे वो कामकाज की जगह पे हो चाहे घर पे हो। और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, खासतौर पर जो पिता तुल्य लोग हैं, उनसे कभी भी आप उलझे नहीं। हो सकता है कि आप उनसे अग्री ना करें, लेकिन आप उनका कम से कम अपमान ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। तो केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चलती है 4 महीने 6 दिन। इसके बाद आते हैं केतु के साथ चंद्र, यानी केतु की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा। अब ये भी हम जानते हैं कि केतु और चंद्र में भी मित्रता नहीं है। जब केतु चंद्र के साथ किसी कुंडली में आ जाए तो उसको भी हम ग्रहण योग मानते हैं, क्योंकि चंद्र क्या है? चंद्र हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं।
हमारे जो भी हम किसी के साथ जिस भी रिश्ते में जो फीलिंग करते हैं, जो भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं उस व्यक्ति के लिए, वो चंद्र दर्शाता है। तो केतु ने चंद्र के साथ आके क्या किया कि चंद्र के सिग्निफिकेशंस को सुखा दिया। अब क्यों सुखा दिया? देखिए, केतु को मंगल की तरह माना जाता है ज्योतिष में, जिसे हम कहते हैं ना कुजवत केतु। तो केतु को भी एक गर्म उसकी प्रवृत्ति बताई गई है। तो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं उसको सुखा देते हैं। तो जब चंद्र को सुखा दिया यानी हमारे इमोशंस को सुखा दिया अंदर से, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब्ड फील करते हैं जब भी केतु और चंद्र की अंतर्दशा साथ साथ आती है। हमारी माता से भी हमारी दूरियां बढ़ सकती हैं। हो सकता है हमें कहीं जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, या फिर हमारे बीच में कुछ ऐसे मतभेद हो जाएं अपनी माता के साथ जिसके लिए हम बाद में पछताएं और इमोशनली बहुत इम्बैलेंस्ड फील करते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक तो अपना पानी का इंटेक ज्यादा रखें इस पीरियड में, शिव की भक्ति करें, मेडिटेशन करें, योग करें, ताकि हमारा जो मेंटल इम्बैलेंस है उससे हम छुटकारा पा सकें। तो ये जो अवधि है केतु में चंद्र की जो अंतर्दशा आती है, ये है 7 महीने की। तो इस पीरियड में हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने चंद्र को मजबूत रखें और मेंटल इंस्टेबिलिटी को ना आने दें। तो केतु के साथ चंद्र की जब अंतर्दशा फिनिश होती है तो आती है केतु के साथ मंगल की अंतर्दशा। तो देखिए, अभी हमने क्या बोला, कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल। तो केतु को भी मंगल की तरह माना जाता है और साथ में आ गए मंगल। तो अब आप देखिए, डबल हीट, डबल गर्मी। अब इसका क्या अर्थ है कि ऐसी जब भी सिचुएशन आती है, जब केतु में मंगल की अंतर्दशा आती है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव फील करता है अंदर से, बहुत ज्यादा उसको एंगर इश्यूज होने लगते हैं और जो भी उसके आसपास लोग हैं उनसे वो कहीं ना कहीं मतभेद रखने लगता है अंदर ही अंदर। और अभी तक हमने देखा कि कितने टाइम से जब केतु की जो दशा शुरू हुई है उसमें पहले केतु आए, फिर शुक्र आए, फिर सूर्य आए, फिर चंद्र आए और अब आए मंगल। तो जब इतना पीरियड किसी व्यक्ति ने अपनी ईगो को टूटते हुए देखा, अपने इमोशंस को छूटते हुए देखा, अपने रिश्तों में कमियां देखी, तो उसकी क्या स्थिति होती है मानसिक, ये आप समझ सकते हैं। तो जब मंगल आते हैं तो व्यक्ति में इतना रेज आ जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा उसका बढ़ जाता है कि उसको हर कोई अपना दुश्मन नजर आता है। लेकिन देखिए, मंगल अगर प्रेशर है, एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपको अंदर से देते हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए। यानी अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हर तरफ से मैं टूट रहा हूं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो बनते हैं ना मेरी तरफ से करने, तो मंगल वो एनर्जी देता है। तो इस पीरियड पे व्यक्ति को उस पीरियड को अच्छे से यूज करना चाहिए, यानी कि जो अपनी एनर्जी है उसको सही जगह पे लगाना चाहिए। आपको इस बात का आंकलन करना होता है इस समय पर कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं जिसकी वजह से इतने इश्यूज आ रहे हैं। यदि आपकी अपनी रिलेशनशिप्स में इशू आ रहे हैं, आपकी मदर के साथ आ रहे हैं, आपके फादर के साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कोई गलती होगी जिसको आपको सुधारने की आवश्यकता है। तो ये पीरियड आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर मुझे करना क्या है चीजों को चेंज करने के लिए। तो ये मंगल केतु में राहु का अंतर्दशा चलती है 1 साल और 18 दिन। ये 1 साल का समय आपके लिए बहुत कार्मिक समय हो सकता है, इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि इस समय में आपकी जो कंपनी है, यानी जो लोग हैं आपके आसपास, आप उन्हीं को ट्रस्ट करें जिन्हें आप लंबे समय से जानते हैं। किसी भी नए व्यक्ति पर आंखें बंद करके विश्वास करने का समय ये नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे वक्त पर एक्स्ट्रा मैरिटल में पढ़ते हैं, गलत साहित्य पढ़ते हैं, गलत चीजें वीडियोस पे देखते हैं और कई बार किसी स्कैम का भी हिस्सा बन सकते हैं। और फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स भी लग सकते हैं इस समय पे। यदि आप फॉरेन डीलिंग्स करते हैं तो उसमें लाभ आपको कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस समय पे और हर किसी पर भरोसा नहीं करना। तो राहु और केतु का ये पीरियड काफी चैलेंजिंग हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, इसलिए आपको इस पीरियड में खास तौर पे कोई भी नई चीज शुरू नहीं करनी, या फिर अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो ये समय सही नहीं है शादी करने के लिए, और ना ही कोई नया बिजनेस या कोई नया काम शुरू करने के लिए। अब केतु में राहु के पीरियड के बाद आते हैं बृहस्पति। तो देखिए, केतु का स्वभाव आध्यात्मिक है और बृहस्पति को वो अपना मित्र मानते हैं।
तो राहु के अनस्टेबल पीरियड के बाद बृहस्पति का पीरियड आपके लिए एक शांति की लहर लेके आता है। यानी कि ये पीरियड आप एक शुभ पीरियड मान सकते हैं। और वो क्यों बृहस्पति का पीरियड आपके लिए अच्छा होगा, उसका भी कारण है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब आपने इतना अनस्टेबल एनर्जी से डील किया है राहु के समय पर, तो आपको इस बात का पता चल जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं है। जब आपको लोगों से धोखे मिलते हैं, उसी समय आप ईश्वर में विश्वास करते हैं। केतु में बृहस्पति की अंतर्दशा चलती है 11 महीने और 16 दिन। तो इस समय पर व्यक्ति को गुरु की तलाश होती है, क्योंकि वो मन की शांति ढूंढ रहा होता है। उसने इतना कुछ झेल लिया होता है इस समय तक कि उसे मन की शांति चाहिए, और वो जानना चाहता है कि जीवन का अर्थ क्या है। क्यों इतने लोग हमारे अपने होते हुए भी हमें छोड़कर चले जाते हैं या हमें धोखा दे देते हैं। इसलिए वो फिलोसॉफिकल वे में सोचने लगता है और गुरु की तलाश में होता है। और कई बार इस समय पे आपको एक अच्छे गुरु मिल भी सकते हैं। आपका ईश्वर में, आपका रिलीजियस एक्टिविटीज में भी ध्यान बढ़ जाता है और आप जीवन को एक पॉजिटिव वे में देखना शुरू करते हैं। जो भी चीजें आपके साथ अभी तक हुई हैं केतु पीरियड में, वो आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं और जीवन को बदलने के लिए सार्थक कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। तो केतु में बृहस्पति का पीरियड एक शुभ पीरियड माना जा सकता है। और फिर जब बृहस्पति का पीरियड खत्म होगा, तब आएंगे शनि। अब केतु क्या है? केतु वैराग्य के कारक हैं, यानी हर चीजों से दूर जाना चाहते हैं। उन्हें किसी भी मटेरियल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना वो कुछ काम करना चाहते हैं, ना वो किसी भी मोह पाश में बंधना चाहते हैं। लेकिन शनि क्या है? शनि कर्म कारक हैं, आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। तो जब केतु और शनि एक साथ आते हैं, यानी जब केतु में शनि की अंतर्दशा आती है, तो ये भी एक पुश एंड पुल की आपको फीलिंग देते हैं। क्योंकि दिल से आप कुछ काम नहीं करना चाहते, लेकिन शनि आपको मजबूर करते हैं हार्ड वर्क करने के लिए, कर्म करने के लिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर आपको कर्म तो करना ही है जीवन जीने के लिए। केतु में शनि की अंतर्दशा चलती है 1 साल 1 महीने 9 दिन। अब देखिए, हमें इस जन्मभूमि पे, हमें धरती पर सरवाइव करने के लिए काम तो करना ही है। लेकिन केतु आपको एक अंदर से एक डिटैचमेंट की फीलिंग देता है। यानी कि इस समय पे आप जो भी काम कर रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे वो, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं मुझे वो मिल ही नहीं रहा जिसकी मुझे तलाश है। तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ये बातें कचोटती हैं। और ऐसे ही पीरियड में बहुत से लोग अपना जो काम कर रहे होते हैं उसे छोड़ देते हैं। यानी कि जॉब लॉस का पीरियड, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप कर्म के प्रति थोड़ा सा आप कटते जाते हैं कर्म से इस समय पर। लेकिन क्योंकि शनि का स्वभाव है कि आपको मेहनत करवाते हैं, तो आप मेहनत करते हैं, जी जान से अपना काम करते हैं। लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं आपको एक तड़प, एक प्यास रहती है कि आपको वो चीज नहीं मिल रही जिसको आप तलाश रहे हैं। तो ये जो एक डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग है, जो डिसकनेक्ट की फीलिंग है, वो इस पीरियड में होती ही होती है। और यहाँ पे आपकी जॉब्स में या आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट आना ही है। यानी कि या तो आपकी जॉब लॉस हो सकती है, या आप खुद अपने आप से छोड़ सकते हैं, या आप बिल्कुल भी इतने डिसइंटरेस्टेड रह जाएं काम में, काम पे जाने का आपका मन ही ना करे कि आपके ही काम वाले आपको बोलें कि आप घर ही बैठिए। तो इसलिए इस पीरियड पे आपको खास ध्यान रखना होता है कि आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिए। और यदि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो बिना सोचे समझे अपना कामकाज बदलने की ना सोचिए, क्योंकि इसमें एक डिसकंटेंटमेंट अपने काम की तरफ होना ऑब्वियस सी बात है जब भी केतु में शनि का पीरियड आता है। अब इसके बाद आते हैं शनि के बाद बुध, यानी केतु में बुध की अंतर्दशा। केतु में बुध का पीरियड चलता है 11 महीने 27 दिन। अब देखिए, बुध क्या है? बुध हमारे इंटेलिजेंस के कारक हैं। यदि किसी कुंडली में बुध केतु के साथ बैठे तो उसे क्या कहा जाता है कि इस व्यक्ति में बुद्धि की थोड़ी कमी है। लेकिन क्योंकि बुध का क्या स्वभाव है? बुध का स्वभाव है अपना दिमाग चलाना चीजों में।
बातचीत करना, लोगों से कनेक्ट करना। तो शनि के बाद जब बुध का पीरियड आता है केतु की महादशा में, तो डेफिनेटली आपको एक चेंज देखने को मिलेगा अपने अंदर, यानी आप क्विक हो जाएंगे। जो अभी तक आप बहुत लथार्जिक फील कर रहे थे, बहुत ही आलसीपन फील कर रहे थे शनि की अंतर्दशा में, वो आलसीपन आपका जाता रहेगा। और बुध के पीरियड में आप ये सोचने लगेंगे कैसे मैं अपने जीवन को चेंज करूं, कैसे मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे कि मेरा जीवन एकदम लाइन पे आ जाए। तो जब बुध का पीरियड खत्म होता है केतु की महादशा में, तब आती है शुक्र की महादशा। तो आप ये मान सकते हैं कि जब बुध की अंतर्दशा शुरू होती है केतु की महादशा में, तो ये पीरियड है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। ये समय है आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आने का, क्योंकि अब आप अपने लेसन्स सीख चुके होते हैं केतु की 7 वर्ष की महादशा में। तो ये होता है समय जब आपको ये मालूम है आपने क्या गलतियां की हैं, आपके कौन अपने थे, कौन पराये थे, किन्होंने आपका साथ दिया और कौन आपका साथ छोड़ के चले गए, किस तरह की नेगेटिव फीलिंग से आप गुजरे हैं केतु की महादशा में। उन सब चीजों से आप लर्न करके आगे बढ़ते हैं और तब जाते हैं शुक्र की महादशा में, जो कि होती है 20 वर्ष की। तो ये एक लर्निंग पीरियड है। केतु को हमेशा मोक्ष कारक ग्रह माना गया है। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय। और मोह का क्षय कब होता है? मोह का क्षय होता है जब असलियत आपके सामने आती है। यह जरूरी नहीं कि सबकी जिंदगी में केतु की महादशा आए। ये डिपेंड करता है कि आपके जन्म के समय आपका नक्षत्र क्या था और आपकी पहली महादशा कौन सी थी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिनके भी जीवन में केतु की महादशा आती है, आपको यह समझना है कि वो आपका कार्मिक बैगेज है, जो कि इन 7 वर्षों में पूरा हो रहा है। और इस 7 वर्ष के बाद जो मैच्योरिटी लेवल आपके अंदर आता है, चीजों की ओनरशिप लेने का, चीजों को एक्सेप्ट करने का, ईश्वर को समझने का, स्पिरिचुअलिटी को समझने का, ऐसा समय किसी और महादशा में मिलना मुश्किल है। इसलिए एक शब्द में ये बोल देना कि केतु की महादशा तो सबके लिए ही बुरी होती है, ये कहना सही नहीं। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि केतु की महादशा में आपको फाइनेंशियल गेन्स ना हो। आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आप नए वेंचर शुरू कर सकते हैं, नए बंगला गाड़ी खरीद सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी केतु की प्लेसमेंट क्या है आपकी कुंडली में, और किन ग्रहों से वो दृष्ट हैं या किन के साथ बैठे हैं, किन नक्षत्रों में हैं। इसलिए कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना ठीक नहीं केतु की महादशा के लिए। लेकिन जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि केतु के पीरियड में किस किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं, तो ये एक जनरल रीडिंग है। यानी कि केतु का क्या बिहेवियर है, केतु का बाकी प्लैनेट्स के साथ क्या रिश्ता है, उस हिसाब से आपको एक अंदरूनी वे में ये सब चीजें फील होंगी। क्योंकि हमें हर चीज को पैसे से नहीं जोड़ना है। हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के पास इतना पैसा है इसलिए वो बहुत सुखी है। ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि मेंटल बैलेंस, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला कि केतु के पास सिर नहीं है, यानी उसके पास इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो जो भी केतु की जो रिजल्ट्स होते हैं वो इंटरनल वे में आपको फील होते हैं। आपको एक अंदरूनी तड़प होती है। यदि आपके रिश्ते नहीं ठीक चल रहे तो वो एक अंदरूनी चीज है जो आप फील करते हैं। यदि आपके बॉसेस आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते या आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो आपको सैलरी तो दे रहे हैं, इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, मगर इमोशनली आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा अंदर से, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। तो ये चीज किसी को दिखती थोड़ी ना है। यदि आपका रिश्ता आपके पिता से अच्छा नहीं, तो ये दुनिया को थोड़ी ना पता है, लेकिन अंदर से तो आपको फील है ना। ये है केतु, जो अंदरूनी चीज है, जो कि किसी को दिखती नहीं है, लेकिन एक फीलिंग है। यदि आपके अपने माता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये आप दुनिया को थोड़ी ना दिखाते हैं, लेकिन अंदर से तो फील करते हैं ना। यदि आपके अपने भाई बहनों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो भी तो वो एक फीलिंग ही है ना। तो केतु इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, अबाउट इंटरनल इमोशंस। इसलिए सिर्फ ये बात बोल देना कि केतु की महादशा में तो किसी को बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, ये भी गलत है।
क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है केतु की महादशा में बहुत फ्लरिश करते हुए, फाइनेंशियल गेन्स होते हुए, लेकिन अगर आप अंदरूनी तौर से उनसे जानेंगे तो वो हमेशा एक तड़प की एहसास करते हैं, कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट, वैराग्य की फीलिंग, ये है केतु। इसलिए कोई भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से पहले मैं सभी से यही कहूंगी कि आप पहले उस ग्रह को समझिए और किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले अच्छे से अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। ज्योतिष को समझने के लिए ग्रहों के अंदरूनी क्वालिटीज को जानना जरूरी है। सिर्फ बुक्स पढ़ के आप ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आपको उन ग्रहों के साथ जुड़ना होगा। उनका इंटरनल जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी उनके एस्पेक्ट्स हैं, जो भी जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, उसको जानना होगा, जिसके लिए आपको वक्त देना होगा। और कोई भी वीडियो देखकर किसी भी निष्कर्ष पे आपको बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए। आपको अपनी पर्टिकुलर कुंडली को विश्लेषण करवाना चाहिए, जानना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स किस तरह से बैठे हैं और किस तरह से आपको फल दे रहे हैं, जिसमें नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको भूलना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं लेके आऊंगी आपके लिए अगली बार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूं आपसे अगली बार किसी नए वीडियो टॉपिक पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।